हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 6। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ नीना जनरल स्टोर्स। तो नीना जनरल स्टोर्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पे 2018 सितंबर के जो ट्रांजेक्शंस नीना जनरल स्टोर्स में हुए वो ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमको जर्नल एंट्री फ्रेम करनी है। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 एट 10% TD, 10% कैश डिस्काउंट टू राज एंड रिसीव्ड 50% बाय चेक, 20% बाय कैश। तो बाकी का बचा हुआ क्या हुआ, फिर क्रेडिट हुआ। 50 + 20 70% हो गया एंड बचा हुआ 30% वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करना है तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड देन नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है कि बॉट गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत से परचेस किया 60,000 का एट 7.5% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 7.5% के ट्रेड डिस्काउंट पे तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करके डिडक्ट करना होगा। एंड उसके बाद में बोला कि हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। तो यहाँ पे है ना, नीना जनरल स्टोर ने पेमेंट किया, आधा कैश पेमेंट किया, तो मतलब आधा है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो 50-50 इसको हम करेंगे। देन रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू प्रशांत। 550 का है ना गुड्स है ना रिटर्न कर दिया प्रशांत को। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री दिखाने वाले हैं क्योंकि परचेस किया हुआ गुड्स है ना हमने रिटर्न कर दिया। तो ये परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये हम लोग इसका भी जिसे ना रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, तो इसकी एंट्री कैसे फ्रेम करनी वो बताने वाली हूँ। देन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹90,000 का गुड्स सोल्ड किया टू रणवीर ऑन क्रेडिट पे सेल किया, 10% डिस्काउंट भी दिया है। तो इसकी एंट्री हम करने वाले हैं। 10% डिस्काउंट 90,000 पे बोले तो 9,000 हो गया। तो 81,000 का है ना यहाँ पे क्रेडिट सेल्स किया गया है नीना जनरल स्टोर के द्वारा। देन रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹4,500। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव की एंट्री हमको दिखानी होगी जो कि आने वाली है कि यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। एंड रिसीव्ड चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रणवीर ने 80,000 का चेक दिया। उसका तो पेमेंट तो यहाँ पे 81,000 का होने वाला है जब हम कैलकुलेट करेंगे। और उसने 80,000 का है ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए उसने ना चेक दे दिया 80,000 का। तो 1,000 है वो, इसका मतलब है ना डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट दिखाने वाले हैं हम 1,000। देन 18th जो डेट को परचेस कंप्यूटर वर्थ ₹। तो यहाँ पे एसेट परचेस हुआ, रिलायंस कंपनी से परचेस किया एंड पेमेंट है ना चेक के थ्रू किया और 28% का GST भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हमको दिखानी है। देन वेजेस पेड ₹13,000 का वेजेस पेमेंट किया है। देन पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पे किया गया या तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की हमको इसकी एंट्री हमको दिखानी होगी। ये पर्सनल हो गया ये एक्सपेंसेस। देन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹28,000 टू तुषार हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली। तो 18,000 तो इमीडिएट पेमेंट कर दिया। तो बचा हुआ है ना 10,000 है वो क्रेडिट सेल हुआ। तो इसकी एंट्री दिखानी होगी। तो ये सारे के सारी एंट्रीज हम 1 बाय 1 है ना जर्नल के फॉर्मेट में स्पेसिमेन बनाना है। आपको भी रेडी रखना है और मेरे साथ आपको भी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको भी सॉल्व करते जाना है। तो चलिए हमें ना सम को सॉल्व करना मतलब इसका जो ट्रांजेक्शन के बेस पे जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 एट 10% डिस्काउंट। तो पहले हम 10% TD निकाल लेंगे ट्रेड डिस्काउंट एंड उसके बाद में हमको है ना कैश डिस्काउंट 10% कैलकुलेट करना होगा टू राज को। जो वो पेमेंट यहाँ पे सेल किया है तो वो रिसीव होने वाला है, तो कैश डिस्काउंट भी उसको देना है 10%। तो कैश का कितना अमाउंट होगा वो हमें देखना होगा। एंड यहाँ पे रिसीव्ड 50% बाय चेक के द्वारा 50% रिसीव हुआ एंड 20% बाय कैश, 20% कैश रिसीव हुआ। तो कैश एंड चेक ये जो है इन दोनों पे ही है ना 10% हमको कैश डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट करना होगा। तो इन दोनों ही अमाउंट पे हमको कैलकुलेट करना होगा क्योंकि ये इमीडिएट है ना सामने वाला बंदा है, इमीडिएट हमको पेमेंट कर रहा है और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो क्रेडिट करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो मैं आपको इसका कैलकुलेशन जरा सा वर्किंग नोट में बता देती हूँ तो आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट में। एंड फिर है ना आपको रिकॉर्ड करने के टाइम पे डिफ़िकल्टी नहीं होगी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के समय पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वर्किंग नोट तो ये जो कितनी डेट 1 सितंबर का यहाँ पे
1 सितंबर का ट्रांजैक्शन में यहाँ हम लिखेंगे कि भाई कितना अमाउंट यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका इनवॉइस प्राइस बोलेंगे तो क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस तो इसमें से टीडी कट होगा तो सेलिंग प्राइस रिसीव होगा हमको, नेट वैल्यू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे ₹50,000 है, उसके ऊपर है ना 10% का टीडी कैलकुलेट करना है। तो लेस करेंगे हम, लेस 10% टीडी, लेस 10% टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 होता है, राइट। आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 ही आने वाला है। तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस क्विकली आप लोगों को वर्बली करना सीखना है। तो यहाँ पे 50,000 का 10% मतलब आपका 5,000 आएगा, ठीक है। तो आपको वर्बली करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है ये जो अमाउंट आएगा 45,000, ये है ना, ये सेलिंग प्राइस है, ये है ना सेलिंग प्राइस है। अब इसमें से क्या बोल रहा है बंदा कि भाई सेल किया हमने तो बंदे ने ना कैश पेमेंट करा, कितना का कैश पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हमको बोला है कि 20% का कैश पेमेंट, कैश रिसीव हुआ 20% का। एंड उसके बाद में बैंक मतलब चेक के थ्रू कितना रिसीव हुआ, तो 50% चेक के थ्रू रिसीव हो गया। एंड फिर बचा हुआ बैलेंस कितना परसेंट होगा, तो फिर आप देखिए ना कितना परसेंट, 20% प्लस 50% कितना होता है, 70%, राइट। 70% और 100% में से माइनस 70% करेंगे तो 30%। तो बैलेंस जो 30% है, बैलेंस बचा हुआ, यहाँ पर जो बचा हुआ बैलेंस 30% है, वो हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट, ये हुआ क्रेडिट, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको तो इसका ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितना है ना उसने कैश। तो 45,000 का अगर हम 20% कैलकुलेट करते तो 45,000, ये मैं ज़रा सा आपको बता देती हूँ। तो 20/100 जब हम करेंगे तो जो अमाउंट होगा वो 9,000 आएगा। तो यहाँ पर हमको 9,000 कैश वाला आया। उसके बाद में यहाँ पे है ना बैंक में का 50% मतलब 45,000 का हमें 50% लेना होगा। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 50/100 करेंगे तो फिर यहाँ पर जो अमाउंट हमको रिसीव होने वाला है, मतलब कैलकुलेट करने पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 20,000, यहाँ पे सॉरी 22,500 हमको लिखना है, 22,500 आएगा। एंड उसके बाद में जो बैलेंस 30% है, तो 45 का 30% कितना होगा, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 30/100 कैलकुलेट करेंगे तो फिर यहाँ पर हमको यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है वो हमें रिसीव होगा 13,500। तो 13,500 का तो क्रेडिट हो गया, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ तो मतलब हम ये कहाँ पर लिखेंगे, तो ये वाला जो है वो हम राज के अकाउंट, मतलब हम जब है ना राज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, राज अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं 13,500। अब देखिए जो है ना कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो है ना आपका कैश डिस्काउंट कैश पे भी रिसीव होगा और वो है ना बैंक पे भी। अभी यहाँ पे बैंक वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि चेक के थ्रू पैसा दे दिया इमीडिएटली तो कैश डिस्काउंट नहीं रिसीव होगा, वो कैश डिस्काउंट दोनों के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस 10% CD मतलब कैश डिस्काउंट। तो 9,000 का 10% कितना होता है, 900, राइट। एंड 22,500 का 10% कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,250। तो 2,250 तो इस तरीके से फिर आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ, अमाउंट रिसीव्ड RECD हम लिख सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड। तो 9,000 माइनस 900 किया तो 8,100। तो ये कहाँ पे लिखना होगा हमको, 8,100 है, ये हम लिखेंगे कैश अकाउंट। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। एंड 22,000 माइनस 500 करेंगे तो 20,250 आएगा, 20,250। तो ये इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो हम इसको बैंक अकाउंट करके रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट। अब देखिए ये जो आपने TD कैलकुलेट किया था, ये ट्रेड डिस्काउंट, ये हम है ना शो नहीं करते, वी डोंट शो इट अंडर अकाउंट, वी डोंट शो इट राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब TD को तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द कैश, ये जो कैश का डिस्काउंट है ना, ये है ना डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये क्या हुआ,
डिस्काउंट अलाउड मतलब है ना बंदा, हाँ ये जो नीना जनरल स्टोर है इसने अलाउड किया कैश डिस्काउंट अलाउड, ये तो डिस्काउंट अलाउड में ये है ना 900 रुपीज़ एंड एज वेल एज ये 2250 रुपीज़ है, ये भी डिस्काउंट अलाउड में हमको है ना प्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा। कैश डिस्काउंट को हम प्रेजेंट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है इनवॉइस प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट वर्ड से आप याद रखो कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो जो भी एंट्री आएगी वो 45,000 की नेट एंट्री आने वाली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब इसकी जो जर्नल एंट्री हम लिखेंगे, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले है ना, सबसे पहले यहाँ पे आप है ना डेट इसकी लिख दोगी कि भाई कितनी तारीख को, तो सितंबर 1 तारीख को सबसे पहले आप लिख दीजिए भाई कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट्स होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक एसेट होता है। तो यहाँ पे जब भी कैश इंक्रीज होता है, बिजनेस में कैश आता है तो इंक्रीज होगा ना, बिजनेस में बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो मतलब बैंक इंक्रीज होगा ना। और जो अमाउंट है वो है 8100 है, वो कैश का है। एंड यहाँ पर जो 20,250 है वो बैंक बैलेंस है। एंड नेक्स्ट जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट अलाउड। अभी डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड किया है तो मतलब ये एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस हो गया बिजनेस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो गया ना ये कि भाई ये डिस्काउंट अलाउड किया। तो कितने रुपीस का डिस्काउंट अलाउड किया, तो ये देखिए आप लोगों को इसकी टोटल लेनी होगी। अब हम है ना यहाँ पे टोटल मैं आपको यहाँ पे जस्ट आपको नॉलेज के लिए अभी यहाँ पे हमने वर्किंग नोट तो की है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 900 रुपया एंड प्लस 2250 रुपीज़। तो यहाँ पे 3150 का इन दोनों को समअप आप करोगे, ये और ये आप समअप करोगे डिस्काउंट अलाउड, तो 3150 डिस्काउंट अलाउड में। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउड में जब रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर एंट्री में, तो डिस्काउंट अलाउड है वो 3150। और अब देखो ये तीनों का तीनों जो डेबिट का टोटल है वो ऑटोमेटिकली 45,000 ही होगा। थोड़ा सा स्पेस लीव कर कर हम लिखेंगे TO2 और यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब सेल्स अकाउंट को क्यों क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि इनकम है, जब भी सेल्स इंक्रीज होता है तो मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके सॉरी यहाँ पे हमने इसको नहीं रिकॉर्ड किया, हमको है ना राज का अकाउंट भी हमको लिखना पड़ेगा, राज अकाउंट डेबिट भी हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 13,500 का जो राज का है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको सेपरेटली लिखेंगे तो नहीं चलने वाला है, इसकी कंबाइन एंट्री ही हमको यहाँ पे ये जो एंट्री हम लेने वाले हैं ये हम कंबाइन एंट्री ही लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 सेल्स नहीं, उसके पहले हमें ना राज अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जस्ट मुझे वाइटनर लगाना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये छोटा छोटा एरर क्या होता है कि मैं कंटिन्यूस आप लोगों के साथ बातें करती रहती हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ बोलते रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, तो कभी कभी ये एरर हो जाता है कि भाई बोलते बोलते मेरे तो माइंड से निकल गया कि राज अकाउंट को हमको क्या करना है, उसको भी तो डेबिट करना होगा क्योंकि वो डेटर है। वो क्या है, वो डेटर है। तो जब भी डेटर इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे राज अकाउंट, राज और अकाउंट यहाँ लिखा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब डेटर इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, डेटर में जब इंक्रीज होता है तो उसे भी डेबिट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे डेबिट में हम लिखेंगे 13,500, राज का जो है वो 13,500 हमको रिकॉर्ड करना होगा। एंड उसके बाद में हमें थोड़ा स्पेस लीव करके NTO2 एंड सेल्स अकाउंट, और जब भी सेल्स में इंक्रीज होता है तो मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसका बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस होता है ऑलवेज रूल के हिसाब से। तो हम इसको क्रेडिट में है ना यहाँ पर 45,000 का सेल्स हुआ, मतलब जो नेट वैल्यू है सेल्स की वो 45,000 है। आप जब टोटल भी करोगे तो ये सेम अमाउंट यहाँ पे आने वाला है, इन सब का टोटल करोगे तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन में लिखेंगे बिन, यहाँ पे हम लिख देंगे कि गुड्स सोल्ड टू राज, गुड्स है ना किसको बेचे, तो सोल्ड टू राज, राज को बेचे, टू राज at the rate of 10% TD, that is trade discount, and 10% CD, that is cash discount, and received 50% amount by check, 50% amount
बाय चेक एंड 20% बाय कैश एंड द बैलेंस इज, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला नहीं कि बेट है ना क्रेडिट में बेचा है क्या, लेकिन हमको ही निकालना पड़ेगा ना, हम ही को फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम ही को निकालना पड़ेगा कि है ना यहाँ पर ट्रेड ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हुआ है एंड बैलेंस 30% ऑन क्रेडिट, क्योंकि ये जो राज नाम इसीलिए तो लिखा है हमने, बैलेंस 30% ऑन क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको नरेशन लिखना है और एंट्री को आपको क्या कर देना, सेपरेट कर देना है। इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स में है ना लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर जो नेक्स्ट जर्नल है वो हमको जर्नल एंट्री जो बनानी है वो कैसे आएगी, तो बॉट गुड्स बॉट BOUGHT बॉट मतलब परचेस्ड, BOUGHT बॉट मतलब परचेज, तो है ना 3 तारीख को परचेज किया। परचेज करना मतलब आप परचेसेस अकाउंट लिखने वाले हो, राइट। तो परचेसेस अकाउंट को कभी भी डेबिट किया जाता है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट होने वाला है वर्थ ₹60,000 का एंड 60,000 फ्रॉम प्रशांत से परचेज किया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 60,000 पे 7.5% का ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो माइनस करेंगे हम। और फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग प्राइस है वो है ना मतलब जो नेट वैल्यू आएगी वो हमें ना परचेसेस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। तो यहाँ पे बोला आधा है ना कैश पेमेंट कर दिया है, तो इसकी एंट्री अभी हम है ना इसका पहले वर्किंग नोट हम कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में यहाँ पर हम कितनी तारीख का वर्किंग नोट बोला है, तो 3 तारीख को 3 सितंबर का ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो परचेज का ट्रांजेक्शन इनवॉइस प्राइस क्या है, तो इनवॉइस प्राइस है जो वो है 60,000 रुपीज़, 60,000 एंड माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 60,000 का यहाँ पे 10% नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितना 7.5% का डिस्काउंट बोला है। कितना बोला है, यहाँ पे जो डिस्काउंट बोला है वो 7.5% का बोला है, 10% नहीं है। तो जरा सा मैं यहाँ पे वापस 7.5, तो 7.5% का हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम 7.5% का, तो 60,000 का 7.5% आप कैलकुलेट करेंगे, 60,000 का 7.5% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमको 4,500 आने वाला है, 4,500। तो यहाँ पर हम है ना लिखेंगे 4,500 आप कैलकुलेट करके देखिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक वर्किंग नोट आपको दिखा देती हूँ तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम से स्टडी नहीं किया है तो भूल जाते हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन, राइट। तो 7.5 अपॉन 100, तो these 2 zeros got cancel with these 2 zeros इस तरीके से। एंड फिर बाद में आपका 6 पैसा कितना होता है, तो 6 पैसा होता है 30 का 0 कैरी ओवर 3 किया, 6 7 कितना होता है, तो 6 7 42 होता है, 42 एंड 3 कितना होता है, तो 45। तो ये तो हुआ 450 एंड ये 2 zeros भी एज इट इज़ आपको यहाँ पे लेना है। एंड 1 के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लगाओगे तो 4,500 आएगा। तो इस तरीके से कर लेना है, डिफिकल्ट नहीं है। फिर यहाँ पे 60,000 माइनस 4,500 आप करोगे तो फिर आपको आने वाला है 55,000, माइनस करके देखना 55,500, ठीक है। अब इस 55,500 को हमें क्या करना होगा, ये जो 55,500 है हम परचेसेस अकाउंट के यहाँ पे लिखने वाले हैं, परचेसेस अकाउंट में हम है ना 55,500 लिखने वाले हैं। एंड यहाँ पर इसका जो हमें अभी इसका जो हाफ करना है 50-50% करना है, राइट। इसको क्या करना है हमको 50-50% करना है, 50% है ना वो क्या हो गया, इमीडिएटली कैश दे दिया, इमीडिएटली कैश गिवन, हमने पेमेंट किया, कैश पेमेंट कर दिया नीना ने, नीना की जनरल स्टोर है ना, तो कैश अकाउंट में आने वाला है ये हाफ गिवन, ये दे दिया। तो यहाँ पे 55,500 का आधा करेंगे, 50% लेंगे, मतलब आप हाफ करेंगे तो 27,750 आपको आएगा। और सेम है ना हाफ क्रेडिट
क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ 50% क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो यहाँ पे हाफ क्रेडिट है, तो इसमें यहाँ पे क्रेडिट में हमें ना बंदे का किसका यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे जिससे परचेस किया, और परचेस किससे किया तो प्रशांत। तो ये है ना प्रशांत अकाउंट करके 27,700 प्रशांत अकाउंट करके हम 27,750 हम प्रशांत अकाउंट में दिखाने वाले, प्रशांत अकाउंट में। और ये वाला है अमाउंट, ये हम दिखाने वाले कैश अकाउंट में। तो इस तरीके से हमको क्या लिखना होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू प्रशांत अकाउंट। और इसका टीडी तो हम दिखाते नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको हम प्रेजेंट नहीं करते, उसको हम दिखाते नहीं है। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 3 तारीख को परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। तो कितना आएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 55,500 टू, यहाँ पे कैश पेमेंट किया इमीडिएटली, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में। कैश जब भी डिक्रीज होता है बिजनेस से, जब कैश का बैलेंस डिक्रीज होता है, बिजनेस में कैश डिक्रीज होता है, तो उसे हमें ना क्रेडिट में लिखते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब सिंबल में क्यों करती हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। परचेसेस जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। अभी कैश डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम है ना इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं। और 27,750 रुपीज़ रिकॉर्ड किया हमने। एंड टू यहाँ पे प्रशांत अकाउंट, प्रशांत हमारा क्या है, तो प्रशांत क्रेडिटर है। प्रशांत अकाउंट ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है। तो जब भी क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिटर में क्रेडिट में लिखा जाता है, और जब भी डेटर इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर 27,750 हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बॉट का मतलब परचेज होता है, खरीदा। ये पास्ट टेंस हो गया ना, ईडी लगाया आपने, परचेज्ड पास्ट टेंस। तो बीइंग परचेज गुड्स at the rate of 7.5% TD and half amount paid by cash, कैश पेमेंट कर दिया, एंड रेस्ट क्रेडिट हो गया। आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, क्रेडिट हो गया करके। फिर उसके बाद में इसको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें जरा देखेंगे। भाई यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न कर दिया, रिटर्न मतलब वापस दे दिया। तो किसको वापस दे दिया, गुड्स दे दिया 550 की वैल्यू का, 550 रुपये का गुड्स वापस दे दिया प्रशांत को। पहले तो प्रशांत से खरीदा था, 55,500 का खरीदा था, अब 550 का उसको रिटर्न दे रहे हैं। तो हमने परचेज किया हुआ रिटर्न दे रहे हैं, सीधी सी बात है, हमने परचेज की थी ना, इसीलिए हम परचेज रिटर्न वर्ड यूज करने वाले हैं। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और इन गुड्स को रिसीव कौन करने वाला है, इन गुड्स को है ना प्रशांत रिसीव करने वाला है, जो कि हमारा क्रेडिटर है। और जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है। तो अब हमें लिखेंगे इसको, यहाँ पे जब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे, तो यहाँ पर कितनी तारीख को, 5 तारीख को हम लिखेंगे प्रशांत अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं, पहले तो हमने प्रशांत को क्रेडिट किया था, जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब क्रेडिटर डिक्रीज होता है, ये क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है हमारा, क्योंकि अब हमको कम देना पड़ेगा ना भाई, उसको 550 रुपये कम देना पड़ेगा हमें उसे, तो 550 है ना, अब हम डेबिट में उसकी क्रॉस एंट्री डेबिट में लिखेंगे 550 की। एंड टू, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस किया हुआ माल हम वापस दे रहे 550 का, मतलब नीना वापस दे रही है, तो टू परचेस रिटर्न। और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है जो है रिटर्न आउटवर्ड, है ना, रिटर्न कर दिया, बाहर रिटर्न कर दिया, बाहर रिटर्न हो गया, ये आउटवर्ड अकाउंट 550 का। तो इस तरीके से एंट्री आपको दिखानी होगी। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो सेपरेट करने के लिए, और ये नरेशन लिखना बाकी है, पहले नरेशन लिखो कि बीइंग goods returned to Prashant, being goods returned to Prashant, a creditor। अभी आपको मैं यहाँ पे वर्ड क्रेडिटर यूज करती हूँ, अवर क्रेडिटर, मतलब हमारे क्रेडिटर को, ये मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में नीना लिख रही, भी हमारे क्रेडिटर को हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, प्रशांत आ क्रेडिटर।
नाउ नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी 7 तारीख का रिकॉर्ड है भाई। 7 तारीख को क्या बात हो रही है, तो 7 तारीख को देखिए सोल्ड गुड्स बेचे, कितने के गुड्स बेचे, तो 90,000 रुपीज़ के, रुपीज़ 90,000 के टू रणवीर को बेचे ऑन क्रेडिट, उधार में बेचे हैं। उधार में बेचे मतलब हमारा रणवीर है वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमको रणवीर के नाम को हमको क्रेडिट में लिखना है। एंड यहाँ पे सॉरी बेचे हैं, रणवीर हमारा डेटर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सोल्ड गुड्स है ना, मतलब सेल किया है तो मतलब वो क्या हो गया, हमारा डेटर है, हमने उसको बेचा है, नीना ने उसको माल बेचा है, उधार में बेचा है। फ्यूचर में नीना को अमाउंट रिसीव होने वाला है, फ्यूचर में अमाउंट उसे रिसीव होने वाला है, इसीलिए वो क्या करेगी नीना कि वो रणवीर को है ना, रणवीर उसका डेटर हो गया तो रणवीर को डेबिट करेगी, क्योंकि डेटर है ना वो कभी भी हम डेबिट करते हैं जब अमाउंट इंक्रीज होता है ना, जब भी इंक्रीज होता है उसके बैलेंस में तो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट में हमें ना लिखने वाले हैं रणवीर के साथ अमाउंट कितना, तो 90,000 का 10% होता है 9,000, तो 90,000 माइनस 9,000 करेंगे तो 81,000, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं रणवीर से अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर 7 तारीख को रणवीर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं भाई। क्यों डेबिट कर रहे हैं, हमने इसको सेल किया है, ये हमारा डेटर है, नीना का डेटर है, ये डेटर इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और अमाउंट कितना लिखेंगे 81,000 क्यों, टीडी माइनस करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ से माइनस करेंगे टू सेल्स अकाउंट, ये डायरेक्टली अभी मैंने है ना 9,000 माइनस कर दिया, आप लोगों को ट्राई करना है वर्किंग नोट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट ऑफ 10% टीडी। और जैसे मैंने आपसे कहा कि टीडी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है, इस डिस्काउंट को हम नहीं दिखाते हैं, हाँ कैश डिस्काउंट को हम दिखाते हैं, लेकिन टीडी को ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं प्रेजेंट करते, नहीं दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो एंट्री आएगी वो 12 तारीख को कमीशन रिसीव्ड कमीशन 4,500 का कमीशन रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ है मतलब हमारे पास अमाउंट आया, पेड वर्ड आता है तो मतलब कैश गया, अभी रिसीव्ड है तो मतलब कैश कम्स इन हुआ है, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट टू हम कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट में लिखने वाले हैं। तो 4,500 की एंट्री है 12 तारीख की, हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर 12 तारीख को हम लिखेंगे कैश अकाउंट को डेबिट किया, कितना अमाउंट, तो 4,500 टू कमीशन अकाउंट, तो कमीशन इसको आपको कंफ्यूज होता है तो आप रिसीव्ड लिख लेंगे, तो वर्ड आपको ध्यान में रहेगा कि रिसीव्ड होता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। ये इनकम हो गई, ये इनकम होगी, तो जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। और ये जो कैश है ये एसेट हो गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 4,500 का डेबिट में और क्रेडिट में इस तरीके से अमाउंट आ जाएगा। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग कमीशन रिसीव्ड। इजी टू अंडरस्टैंड ना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे परफेक्ट हो जाओगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। नेक्स्ट अभी हम मूव करेंगे, नेक्स्ट जो एंट्री यहाँ पे है वो आ गई भाई 15 तारीख को। 15 तारीख को क्या बोल रहे हैं, अभी 15 तारीख को बोल रहे हैं कि रिसीव्ड चेक रिसीव हुआ मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कितना चेक, कितने अमाउंट को, तो 80,000 का चेक रिसीव हो रहा है फ्रॉम रणवीर। अब आपको जरा सा ऊपर देखना है कि रणवीर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हुआ इन फुल सेटलमेंट, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ इन फुल सेटलमेंट, मतलब है ना उसके साथ पहले ट्रांजैक्शन हुआ है और अब वो हमें है ना पेमेंट कर रहा है तो हम मतलब रिसीव कर रहे हैं अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किए 7 तारीख को एंट्री, तो 7 तारीख को एंट्री रिकॉर्ड की है, वो तो 81 की और यहाँ पे तो 80,000 ही दिख रहा है, तो मतलब 1,000 कहाँ गया, हमने रिसीव किया खाली 80,000, मतलब नीना ने खाली 80,000 रिसीव किया, 1,000 किधर गया, तो वो 1,000 है वो डिस्काउंट करके हमें रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे बोला नहीं डिस्काउंट, लेकिन भाई वो डिफरेंस अराइज हो रहा है, वो मतलब वो डिस्काउंट दिया गया है, हमको ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करके और लिखना है कि भाई ये मतलब डिस्काउंट करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। लाइक अ स्मार्ट अकाउंटेंट आपको ये काम करना होगा कि ये एंट्री को आपको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर 15 तारीख को जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब आप लिखोगे बैंक अकाउंट चेक दिया है ना यहाँ पर, इसीलिए आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक में खाते में पैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको डेबिट में लिखते हैं हम 80,000। और
यहाँ पे आप देख रहे हो रणवीर के खाते में हमने रिकॉर्ड किया था कि भाई 81,000 उसे रिसीव करना है, लेकिन उसने तो 80,000 ही दिए, इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, नीना ने डिस्काउंट उसको अलाउड किया 1,000 रुपये का, भले बोला नहीं लेकिन हमको इस तरीके से एंट्री को है ना एंटर करना है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, जब ये इंक्रीज होता है तो फिर यहाँ पर हमको इसको है ना रिकॉर्ड करना होता है डेबिट में। एंड 2 यहाँ पर अब है ना रणवीर को हम है ना क्रेडिट में लिख देंगे, ये रणवीर का 81,000 है, ये हम क्रेडिट में लिख देंगे, ताकि ये जो रफा दफा हो गया, मतलब ये केस है ना, ये रफा दफा हो गया, फुल सेटलमेंट में उसने 81,000 का उसका जो अमाउंट था वो फुल सेटलमेंट उसने कर दिया। तो रणवीर अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 81,000 एंड नरेशन में यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट, पूरा रफा दफा हो गया, पूरा सेटलमेंट हो गया भाई उसके साथ। तो इस तरीके से फिर आपको है ना एंट्री को लिखना होगा, नरेशन को भी इस तरीके से लिखना होगा। एंड यहाँ पर फिर लाइन ड्रॉ कर दो आप इस तरीके से। एंड अभी जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं भाई, ये भी बड़ी बात है, यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर परचेस किया 18 तारीख को कंप्यूटर परचेस किया 80,000 का रिलायंस कंपनी से। एंड जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू किया, बाई चेक एट 28% की जीएसटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मतलब ये खाली 80,000 का ही कंप्यूटर नहीं, 80,000 में है ना 28% और ऐड करना पड़ेगा, तो वो जीएसटी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जीएसटी का कैलकुलेशन वर्किंग नोट बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब है ना ये पेज पे, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो मुझे जर्नल एंट्रीज है ना लिखनी है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आप लोगों को ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है इसकी वर्किंग नोट में दिखा रही हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 की वर्किंग नोट, और कब का ट्रांजैक्शन है, तो ये ट्रांजैक्शन है 18 सितंबर का, 18 सितंबर को। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वो 80,000 है, 80,000। फिर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 28/100 करेंगे, 28/100। तो यहाँ पे जो जीएसटी कैलकुलेट होकर आएगी, दिस 2 zeros गॉट कैंसिल, 8 8 64 का 4 कैरी ओवर 6, 8 2 16 एंड 6 कितना हो गया 22 एंड दिस 2 zeros, तो 22,400 की जीएसटी आई। अब हमको क्या करना है, इनपुट CGST इज इक्वल्स टू इनपुट SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST। तो यहाँ पे हाफ ऑफ व्हाट, हाफ मल्टीप्लाई बाय 22,400, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,200। तो 11,200 हमको रिकॉर्ड करना होगा। इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी एंड कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करना होगा, इसको इनपुट जीएसटी को, इनपुट जीएसटी को एंड इनपुट एसजीएसटी को भी डेबिट करना होगा, क्योंकि ये टैक्स है, ये क्या है टैक्स है, तो टैक्स को तो हमको डेबिट ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम है ना इसकी एंट्री यहाँ पे ले लेते हैं नए पेज पे, यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उतनी स्पेस भी नहीं है, यहाँ पे ले सकते हैं। यहीं पर हम है ना कितने 18 तारीख को यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया, तो कितना 80,000, उसके साथ साथ और खर्चे, इनपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है 50%, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा और आधा है ना स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। अभी ये क्यों, किसके लिए टैक्स लेते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए होता है, राइट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए होता है। सब कहाँ से आता है, कहाँ से मनी जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास सोर्स कहाँ से है, ये पब्लिक टैक्स वगैरह से रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट को भी, राइट। इनपुट
GST अकाउंट डेबिट 11,200 टू यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो मतलब बैंक बैलेंस क्या हो गया, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट और टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,02,400। हम सम अप करेंगे इसको तो 1,02,400 आएगा, राइट। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसकी नरेशन हमको लिखनी है तो हम यहाँ पे नरेशन नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं। नरेशन में लिख देंगे बिंग कंप्यूटर परचेज बाय चेक, कंप्यूटर परचेज्ड बाय चेक at the rate of 28% GST। और इसको सेपरेट कर देंगे ट्रांजैक्शन को। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। नाउ 22 वेजेस पेड, जब पेड वर्ड आता है मतलब रोकड़ा कम हो गया, बिजनेस से कैश गया, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वेजेस अकाउंट को करेंगे डेबिट एंड कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। क्योंकि आपने है ना 2 एस्पेक्ट्स निकालना अभी सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने आने लगे हैं, आपको पता चल रहा है कि भाई कैसे, और ये ज़्यादा ईजी लग रहा होगा उल्टा आप लोगों को, ये भी मैं बोल सकती हूँ। वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, कितना वेजेस, तो यहाँ पर वेजेस लिखेंगे हम 13,000 का वेजेस पेमेंट किया। टू कैश अकाउंट, कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करो, सो क्रेडिट में लिखो बिंग। सो मतलब है ना, आपको समझते हुए लिखना है, दिमाग में अपने आप से बोलते हुए कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन करो, भाई कैश को क्रेडिट में क्यों लिखा, उसका कारण जानो, रीजन जानो, रीजन समझ में आएगा तो मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो ये जो इसमें यहाँ पे हम रूल लर्न करते हैं, जो रूल अप्लाई करते हैं हम एंट्रीज के लिए, डेबिट क्रेडिट वाला रूल, तो वो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री देखिए, एक बात बताइए, लाइफ इंश्योरेंस किसकी निकलती है, बिजनेस की तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं निकलती ना, बंदे की निकलती ना, इंडिविजुअल पर्सन की। तो यहाँ पे नीना ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली होगी, खुद की निकाली है, बिजनेस की तो ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकलती है। तो यहाँ पे ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो निकाली है, प्रीमियम भरा है मतलब लाइफ इंश्योरेंस का, तो ये ड्रॉइंग्स हो गया, ये क्या हो गया, ये ड्रॉइंग्स हो गया, मतलब हमने इसने ना पर्सनल पेमेंट किया, पर्सनल उसके लिए पेमेंट किया। तो आपको याद रखना कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल पर्सन की होती है, बिजनेस की नहीं होती है, राइट। तो इसको ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करोगे आप 17,000 एंड टू बिजनेस से चला गया, पेमेंट किया, पेड है ना तो कैश चला गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एंट्री लिखेंगे तो वो एंट्री हम लिखने वाले हैं 23 तारीख को 23rd को, कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स हो गया डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट को कर रहे हैं हम डेबिट, कितना तो 17,000 ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ। टू यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, बिजनेस से रोकड़ा कम हुआ तो यहाँ पे 17,000 एंड नरेशन में ये बिजनेस से गया है, ये ड्राइंग्स करके फिर क्यों रिकॉर्ड किया, आप बोलोगे बिजनेस से तो पैसा जा रहा है, तो ये ड्राइंग्स करके पता है इसका असर क्या होने वाला है, जो बिजनेसमैन ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो कैपिटल करके हम बिजनेस का मैन का पैसा रिकॉर्ड करते हैं ना, उसके इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां से ये कम हो जाने वाला है 17,000, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना फिर बिजनेस में, इसीलिए उसको ड्राइंग्स करके, पर्सनल विड्रॉवल के लिए होता है, उसको ड्राइंग्स करके हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, क्योंकि हम बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो हमें रिटर्न देने वाला है, बिजनेसमैन यही सोच के उसको पैसा देता है, मतलब उसके नज़र में, नीना के नज़र में क्या है, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में कि ये सोच के कि वो रिटर्न देगा, ठीक है। अभी लास्ट जो एंट्री आएगी अभी यहाँ पर, लास्ट एंट्री क्या बोलते हैं, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचा, ठीक है, कि बेचा वर्थ ₹28,000, 28,000 का गुड्स बेचा, किसको, टू तुषार को बेचा। अभी ये 28,000 का बेचा, हु पेड अस 18,000 इमीडिएटली,
मतलब तुरंत उसने 18,000 पे कर दिया, मतलब कैश आ गया 18,000 कैश आ गया, लेकिन बेचा तो 28,000 का ना, तो बाकी कितना रह गया 10,000 बाकी रह गया। तो 10,000 बाकी रह गया, वो क्या हो गया, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, वो क्रेडिट। तो हमको तुषार का नाम भी लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखने वाले हैं, उसको बेचा तो कैश रिसीव हो गया, कैश अकाउंट डेबिट 18,000, तुषार अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुआ वो कितना, गुड्स सोल्ड गुड्स है तो हम सेल्स वर्ड यूज करते हैं, वो 28,000 का। तो इस तरीके से हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे एंट्री में लिख देंगे, जो लास्ट एंट्री है वो 26 तारीख को लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ भाई इसके बिजनेस में। तो यहाँ पे है ना लिख रही है कि भाई कैश अकाउंट नीना जनरल स्टोर रिकॉर्ड करा है, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 इमीडिएटली रिसीव हो गया। फिर है ना तुषार अकाउंट डेबिट, तुषार कौन है, तुषार डेटर हो गया ना भाई, जिसको माल बेचते हैं उधार में देते हैं वो है ना डेटर होता है। वो क्या होता है, जिसे उधार में माल दिया जाता है, बिजनेस उधार में जिसे माल देता है ना, बेचता है ना, वो डेटर होता है। तो डेटर इंक्रीज हुआ, तो आपको डेबिट में लिखना है 10,000 टू सेल्स अकाउंट 28,000 का हमें रिकॉर्ड करना है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू तुषार who paid पार्टली मिस कुछ अमाउंट उसने, मतलब पार्टली, हमको इधर परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, ये भी कितना परसेंट उसने हमको रोकड़ा इमीडिएटली दिया वो मत, उसके लिए वर्ड यूज कर लो कि पार्टली पेमेंट इज मेड बाय कैश, ये भी लिख सकते हैं हम, पार्टली पेमेंट मेड बाय कैश वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या हु पेड पार्टली बाय कैश, इस तरीके से आपको लिखना है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। तो आपको है ना वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो फिर से सुनो, ध्यान दो, साथ साथ में सॉल्व करो। और अभी लास्ट में आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, आपको टोटल करना है। एंड जब आप टोटल करोगे, आप टोटल कीजिएगा, अभी मैं आपको टोटल करके नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको अमाउंट दे रही हूँ, तो आप यहीं पे ऐसे कैलकुलेशन यहीं से टोटल करना। अपने सबकी अपने अपनी वे होती है, मैंने नोटिस किया स्टूडेंट्स को अपने अपने ट्रिक होते हैं, लेकिन है ना इन अमाउंट्स को ना दूसरे पेज पे लिखकर फिर टोटल वैसे एडिशन नहीं करना। प्लीज ट्राई टू मेक हियर इटसेल्फ इन द कॉलम, भले वो कैसे इस तरीके से 0 0 0 करके करो, या 5 5 5 5 + 5 10 10 + 5 15 कैसे इस तरीके से करो भले, लेकिन है ना करो यहीं पे कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा अमाउंट उठाते हैं दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, वहाँ पे टोटल मारते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो ऐसा तो मत करो। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा टोटल आएगा वो आएगा 4,27,950, 4,27,950 आपको अमाउंट मिलना चाहिए। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।